रामा सैया गए परदेस पपीहरा पिया की बोली ना बोलो। मैं बिरहा की मारी देवरवा बजर की मड़िया ना खोलो। पहली कहानी श्रृंखला में आपने जानकारी चाहिए है कि मेरी कहानी पहली कौन सी थी और मेरी रचना प्रक्रिया क्या है। पहली कहानी किसे कही जाए यह सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि मेरे पास 3 कहानियां हैं, तीनों ही आसपास छपी। तो अब तक तो मैं पहली कहानी कहता था। वातायन में छपी एक कहानी थी पान फूल, जो 1968 में छपी थी। उसी के 2-4 महीने के आसपास युवक पत्रिका आगरा से निकलती थी, उसमें मेरी कहानी छपी थी। उसी 2-4 महीने के अंदर ही उसका शीर्षक था मुझे जीना है। और तीसरी कहानी मई 70 में छपी थी, इसका शीर्षक तो है उड़ जाओ पंछी। तो ये उड़ जाओ पंछी उपलब्ध नहीं थी मुझे, पिछले दिनों मिल गई है, इसकी पांडुलिपि मिल गई। बाकी दोनों वातायन की और युवक की प्रतियां मेरे पास नहीं। तो इकलौती कहानी जिसकी पांडुलिपि मेरे पास है, जो कात्यायनी नाम की पत्रिका में लखनऊ से निकलती थी, छपी थी, उसी को मैं अपनी पहली कहानी अब कहने की स्थिति में। और रचना प्रक्रिया के बारे में कैसे कहा जाए कि मैं खुद अपनी रचना प्रक्रिया से वाकिफ हो गया, क्योंकि कहानी का बीज तो अचानक दिमाग में आता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं और उसको धीरे धीरे सेते हैं। जैसे मुर्गी अंडे को सेती है तो धीरे उसमें से चूजा निकल आता है। यही स्थिति मुझे लगता है कहानी के बारे में भी है, कि कहीं से कोई एक संवाद मिल गया, कोई एक दृश्य मिल गया और आपको उसने बांधा, फिर उसी के पीछे पीछे आप चले तो एक कहानी का रूप वो ले लेती है। लंबे समय तक आपके अंदर बची रही, उसकी और शाखाएं निकली तो वो वही चीज लंबी कहानी हो सकती है, यहाँ तक कि उपन्यास भी बन सकता है। तो मेरे साथ मेरी जितनी भी कहानियां हैं उनमें इन्हीं दोनों तत्वों का योगदान है। कोई चटक संवाद या कोई दृश्य, उन्हीं को पकड़ करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। विचारधारा जरूर अंदर रहती होगी, ये उसी समय पकड़ में आ जाती होगी जब हमने कोई दृश्य देखा तो उसको किस एंगल से देखें, किस कोण से देखें, इसमें विचारधारा अपना रोल अदा करती होगी। लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पर वो मुखर होकर के विचारधारा को ही प्रमुखता दे करके मैं कहानी अपनी लिखता हूं, उसको आगे बढ़ाता हूं, ऐसा मेरे साथ नहीं है। जहां तक कहानी के पाठ का सवाल है, ये संयोग ही है कि ये मुझे मिल गई है और इसके पन्ने बिल्कुल पीले, बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूं इसे देख करके कि बहुत ही पतले धागे से बीचों बीच में मैंने इसको सिला और सुरक्षित रखा। इतना सुरक्षित रख दिया कि मुझसे खो गई। मैंने मान लिया कि अब ये न मिलेगी, लेकिन कहीं पड़ी थी तो अब मुझे पुनः ये मिल गई है। तो उड़ जाओ पंछी। धिनता धिनता धिन धिनकता, अरे के करे हाथ ढोलक भल सो है, के करे हाथ मजीरा जनकपुर होली खेलें रघुबीरा। अरे होली खेलें रघुबीरा जनकपुर, होली खेलें रघुबीरा। फाग गाने वालों का समवेत स्वर पछुआ हवा के झोंके पर तैरता हुआ चारों तरफ फैल रहा है। ढोलक की मीठी थाप बरबस ही मन को मोहे ले रही है।
बीच बीच में लोगों के हंसी कह कहे के स्वर भी गूंज जाते हैं। शायद देवी सिंह के कोट पर बैठक हुई। उनका अक्खड़ कहकहा हजारों की भीड़ में भी पहचाना जा सकता है। तभी तो उनके खेत से गन्ने तोड़ने वाले और मटर चने उखाड़ कर ले जाने लोग पकड़ में नहीं आते। बेचारे दमे के पुराने मरीज हैं, खेतों में घूमने के लिए रखवाली के लिए निकलते हैं तो लाख बचाने पर भी खांसी एक आध बार आ ही जाती है। और फिर भागो रे लंबरदार की खोखी सुनाई पड़ी है, इधर उधर कुएं के पास ही है कहीं पर, और बस सारी देखभाल व्यर्थ। कारी मालिक घरानों का गोबर काट कर वापस आ गए हैं। झोपड़ी में बैठी रोटी के सूखे टुकड़े चबाती हुई अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही है। आज होली है और वह खा रही है रोटी के सूखे टुकड़े। आग की आवाज कानों से टकराती है तो जी जाने कैसा कैसा होने लगता है। कहाँ चली जाए कि इस आवाज से छुटकारा मिल जाए। ये दिन है होली मनाने के। गिने गिने ठाकुरों को छोड़कर किसी के घर में शाम को खाने के लिए अनाज के 2 दाने भी नहीं। सबकी निरीहता उनकी करुण आंखों से टपकी पड़ रही है। सारा रस और उत्साह तो लगातार 3 साल के सूखे ने छीन लिया। अब कोई किस उत्साह से फाग मनाए, किस उमंग से होली मनाए। मालिक लोगों के दरवाजों पर कुछ रस्म अदायगी हो जा रही है। सब जानते हैं कि होली के दिन ठाकुर देवी सिंह गवैयों को शाम को पूरी साग खिलाते हैं। इसी लालच में गवैये भी जुट आए, नहीं तो ऐसे में किसी को नाचने गाने की सूझती भला। यही ठाकुर देवी सिंह हैं। सारे गांव के मजूरों में होली के दिन गेहूं बंटवा देते थे, ले जाओ होली मनाओ हमारी तरफ से। पर पिछले साल से वह नेम भी टूट गया। कहां से दें जब ऊपर वाले देनदार ने ही हाथ समेट लिए। अब तो उन्हीं के लड़कों के चेहरे गिरने लगे हैं। जब बाबू बबुआन की यह दशा है तो मजूरों की कौन करे। मालिक लोग भी घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे हैं। दुलारे सिंह को ही देखो, सारी जिंदगी अपने हाथ से हल की मुठिया तक नहीं छुई, पर भगवान की माया इस साल पथेरों के साथ ईंटा पाथने चले गए। 7 रुपए 1000। एक बेटी थी, वह भी तक 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 धिन धा तिक धा धिन। ताल बदल गया है, बजाने वालों को दूना उत्साह आ गया है। रामा सैया गए परदेस पपीहरा पिया की बोली ना बोलो। मैं भी रहा की मारी देवरवा बजर के मणिया ना खोलो। अरे सरजू महारा की आवाज है यह तो। अलबत्त फाग गाता है सरजू महारा। दूर दूर से गाने के लिए बुलावे आते हैं, चिट्ठियां आती हैं। लोग अपने पैसे से रेल मोटर पर बिठाकर उसे ले जाते हैं। जाने कितनी बार इनाम पा चुका है। शहर शहरात के भरे मेले में खुले गले से गाता है सरजू। अरे अब क्या, हम तब की बात करते हैं जब उसकी जवानी के दिन थे। कोस भर से भी साफ साफ सुने जा सकते थे उसके गीत के बोल। अब तो दांत गिरने लगे हैं, दिन बदल गए हैं, भूखों मरने की नौबत आ गई है। ऐसे में कोई क्या खाएगा, ऐसे में कोई क्या खाएगा और क्या गाएगा। कितना उम्दा गला पाया था भागमान ने, पर अब तो सुनो गला खरखराने लगा है। भूख की कर्कशता और निरीहता समा गई है स्वर में। ऐसे में तो सिर्फ रोया जा सकता है, ऐसा रोना कि कलेजा फट जाए। अरे रे, दांत काट लिया हरामी। कारी ने एक झटके से बच्चे को उसका मुंह छाती से अलग कर दिया। दूध नहीं पाता तो छाती का मांस ही चबा लेगा निगूड़े। कारी दूध के लिए छटपटाते बच्चे को देखती रही। ओह, तेरी भी क्या गलती मेरे लाल, पर बासी रोटी के या नन्हा सा सूखा टुकड़ा चबा कर तेरे लिए दूध कहाँ से लाऊं। धरती माँ का ही सहारा था, यही देती है अन्न दूध, पर उनकी छाती भी अब सूख गई है। धरती माता भी क्या करे, आदमी उन पर कितना अत्याचार कर रहा है, वह सूखेंगी नहीं। तेरे की अपने ही पेट के पिल्ले को काट लिया हरामजादी ने। कां कां की आवाज उधर से आई। सचमुच कितनी बेरहम होती है इनकी जात। बेचारा सूखी हड्डी को सिर्फ चाट रहा था, सब थोड़े खा जाता, पर वह स्वयं भी तो कितनी भूखी है बेचारी। अपना पेट देखे कि अपने पिल्ले का। आज 7 दिन हो गए जब भूख से बेहाल होकर उसने अपनी नन्ही सी पिल्ली को गटक लिया था।
अपनी ही संतान को। गांव के कुत्ते एक एक करके मरते जा रहे हैं। जब आदमी को ही दाना नहीं मिलता तो कुत्ते को कौन देगा। कितनी अच्छी पिल्ली थी, बेचारी माँ का आहार हो गई। बिट बिट पलकों को उठाने गिराने वाली तरल आंखें, काली काली पुतलियां, बिल्कुल फुलिया की तरह। फुलिया बेटी पिछले साल इससे कम सूखा थोड़े पड़ा था। फुलिया का बाप 8 दिन तक भूखा घर में पड़ा रोता रहा। 8वीं रात कितनी भयानक थी। सारी रात अंधड़ का जोर था। टप टप बूंदें पड़ रही थीं। लगता था जैसे आसमान रो रहा है। टप टप चू रहे हैं उसके आंसू। फिर भी सवेरे धरती सूखी थी। 2 साल की तपी तपाई धरती को तनिक सा पानी कितना आर्द्र करता। सवेरे लगा जैसे आकाश ही नहीं, धरती भी रात भर रोती रही थी। उसके आंसू पेड़ पौधों पर अब तक टिके थे। धरती और आकाश के साथ ही फुलिया और उसका बाप भी रात भर रोते रहे थे। और सवेरे उठकर कारी ने देखा था फुलिया के बाप की कथरी खाली थी। तब से आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसका गायब होने के महीने भर बाद ही इब्राहिम आया था। भुलनी की बेटी के 40 दिए थे, संतों के 50 और फुलिया के केवल 25। कहता था इसके चेहरे पर झाई और मैल की पपड़ी पड़ चुकी है, दांत में कीड़े लग गए हैं, मुहासों के गहरे दाग हैं और रंग भी सांवला है। तैयार करने में सैकड़ों लग जाएंगे। अपनी जान बचा पाने के लिए ही उसने फुलिया को बेच दिया, जैसे कुतिया अपने पिल्ले को निगल गई। जाते समय कितना रो रही थी बेचारी, जार जार आंसू घुर रही थी। पर किसने नहीं बेचा अपनी लड़कियां। महीने भर में 20 लड़कियां बिकी थी गांव। जिसने खुल्लम खुल्ला नहीं बेचा उसकी भी तो भाग गई। खुद दुलारे सिंह की बेटी रामगंज के डॉक्टर के साथ भाग गई। भूखों मरने से बचने के लिए, शहर शहरात देखने के लिए। कौन कहता है उनको बेचने से पाप लगा है। बेचारी जहाँ गई सुख से तो है। खुद बुद्धू बारी बता रहा था कि शहर में है सब। संतों को उसने मोटर में बैठकर जाते देखा था। हरी साड़ी पहने, सुपारी खाए, महुआ तेल लगाए। क्या कहा, विश्वा बन गई। अरे कौन सती सनिचरी सावित्री है इस जमाने में मेरे भाई, किसका कुछल्ला जब जाहिर नहीं हुआ। कोई तो अपने हुनर से नाच गाकर 4 पैसा कमा रही है, यह पाप है। जब शहर कलकत्ता है, दरियाओं किनारे बसता है। हाथी घोड़ा इक्का मोटर और राण का धक्का है। इन 5 से बचो मुसाफिर मौज करो, कलकत्ता है। पतुआ के बेटे सनितुआ का लखनऊआ गाना है, बीच में गा पड़ा है। बाजे वाले साथ नहीं दे पा रहे हैं, अजीब हो हल्ला मच गया है। पतुआ की तरह ही उसका बेटा भी मजाकिया निकला है। अब इसी गाने पर खुश होकर लंबरदार सबको एक एक पान बंटवाएंगे। पातू और सनीतू भी अब शाम को पूरी साथ पाएंगे। पी पी एक न एक दिन जरूर कोई दबेगा। हरिजन बाबू की मोटर आ रही है। गांव के बच्चे मोटर तो कभी आंख से देखे नहीं, बीच रास्ते पर खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं। आज फाग सुनाने आ रहे हैं हरिजन बाबू। कहीं उनके मुंह पर न कह देना हरिजन बाबू, खाल खिंचाकर भूस भरा देंगे। कहना है तो चकबंदी बाबू कहो, नहीं तो सरकार बहा दो। पढ़ने लिखने के बाद थोड़े कोई हरिजन और चमार रह जाता है। खुद लंबरदार देवी सिंह और प्रधान जी पैर पकड़ते हैं हरिजन बाबू के। क्या कहा, मोटर में बैठकर मौज करते हैं। मैंने सोचा तुम लोगों को उनके सामने बोलने चालने का ढंग समझा दूं। जरूर जरूर मालिक, नहीं तो हम गंवार लोग। सामना पड़े यदि पूछ बैठे कि कितना सामान राहत समिति से पाते हो हफ्ते में, तो क्या जवाब दोगी? 1 किलो ज्वार, यही तो बताने आया हूँ। कहना होगा कि 2 किलो ज्वार, 1/2 लीटर केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल। झूठ कहें, सुनो तो उसमें भी कुछ बात है, विस्तार से समझाने वाली, फिर बताएंगे। अभी तो 10 घर जाना है। कारी को बुद्धू समझते हो, वह सब समझती है। सुन चुकी है कि आधा ज्वार और सारा तेल प्रधान और सेक्रेटरी बाबू मिलकर ब्लैक मार काट कर देते हैं। सारा गांव यह बात जान गया है और आज कारी को सिखाने आए हो। पर बड़े बड़ों की बात ठहरी, कहने कराने से क्या फायदा। एक बात और समझ लो कारी, गांव के कुछ लोग खटराग रच रहे हैं। चाहते हैं जो कुछ सहायता मिल रही है वह भी हाथ से छूट जाए, ताकि गरीब लोग जा जाकर उनके पांव पर लौटें। खैर उन्हें तो मैं इसी जूते के तल्ले से ठीक करूंगा। हाँ, कहीं तुम ना आ जाना उनके बहकाव में। नहीं नहीं मालिक, हम आपकी
बानी को भला काट सकते हैं। लड़े लोह पाहन दो, कारी खूब समझती है इस लोहे को, उसे क्या गरज है 3-13 में पढ़ने की। एक बात मैंने गोपाल से कहलवा दी थी, शायद सुन लिए होगी। वह जो पिछले साल कुएं खोदने के लिए 20 रुपए मिले थे ना, उसके बारे में कानून पास हो गया है कि जो लोग राहत समिति की सहायता प्राप्त कर रहे हैं उनसे वह पैसा वापस ले लिया जाएगा। तो भाई कानून तो कानून है, उसे वापस करना होगा। 20 रुपए, सही बात है। पिछले साल उसे 20 रुपए मुफ्त में दिलाने का आश्वासन देकर प्रधान जी बाजार लिवा गए थे, पर उस समय तो इन्होंने बताया था कि वापस नहीं करना होगा, नहीं तो वह लेती ही क्यों। फिर उसी में से तो 5 रुपए लेखपाल और प्रधान जी ने पान पत्ते के लिए ले लिए थे, 10 ही तो मिले थे उसे, और अंगूठा निशानी 20 रुपए पर। अब कानून पास हो गया। इस तरह का धोखा देने वाला कानून क्यों पास होता है? वह नहीं जानती कि कानून कहाँ पास होता है, नहीं तो जाकर 10 गालियां जरूर सुनवाते। तो मालिक रुपए अभी कहाँ है? राम राम। मैं कब कहता हूँ कि तू अभी दे? अरे भाई याद रख, नियत न बिगड़े तो एक बच्चा दिया है भगवान ने, बड़ा होकर गाय चराएगा तो भी पड़ जाएगा, अपनी प्रजा ठहरे, भला तुझे परेशान करूंगा? वाह वाह, कितने उदार हैं ठाकुर जी। कारी और उसकी अशिक्षित संतान समझ भी कैसे सकती है कि ऐसे ऐसे जाने कितने कानून वो अपनी बैठक में बैठे बैठे रोज ही अपने मतलब के लिए पास किया करती है। तो अब चलूं? सलाम हो। न रो मेरे लाल, अब रोटी खाना सीख ले ज्वार की, जी जाएगा। अरे भारत नगरिया के लैके संदेशवा, उड़ी जाओ पंछी अमरपुर देशवा, बापू से जाके सुनाओ। जरूर जरूर। भारत के अकाल, भ्रष्टाचार, बेईमानी, गुटबाजी और स्वार्थकर्ता की कहानी बापू तक पहुंचनी ही चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि अब अपने मतलब के लिए लोग खुद ही कानून पास करने लगे हैं, नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने लगे हैं। आकर कोई रास्ता बताएं, भारतवासी पुकार रहे हैं। एक हाथ से बच्चे को संभाले और दूसरे में टोकरी कुदाली लिए कारी खेतों में बाल बीनने जा रही है। रबी की फसल जिन खेतों से काट ली गई है उनमें असावधानी से कुछ बालें छूट गई होंगी, उन्हीं को बीनेगी। 2-4 दाने चिड़ियों की आंखों से चिपकर पड़े होंगे, उन्हें इकट्ठा करेगी। दोपहरी भर बीनने के बाद जो कुछ मिल जाएगा शाम को उसी का आहार, और न मिले तो सत्तरा। लू के झोंके प्रचंड हो गए हैं, आकाश में उड़ती चीलें छाया की खोज में कहीं गुम हो गई हैं। दूर दूर तक जहाँ तक दृष्टि जाती है मटमैली धरती, उड़ती हुई धूल, सारी धरती बंध्या हो गई है जैसे। सचमुच ही सारी वसुंधरा बंध्या हो गई है क्या? बंध्या की ही गोद की बात सुनी और अभिशप्त पानी की 2 बूंदों के बिना यह ऊसर हो गई है। ऊपर धूसर मैला आकाश और नीचे रसहीन सूखी धरती की छाती पर बड़े बड़े चक। आकाश में बवंडर उठ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे विशालकाय बवंडर। सूखी पत्तियां उसके आवाज में पड़कर अस्तित्वहीन सी हो रही हैं। क्या ऐसा ही अस्तित्वहीन नहीं हो रहा है आज का किसान, सारे संसार का पिता कहलाने वाला बेचारा? सावधान, खतरा, 33,000 वोल्ट। सिर के ऊपर से हाइडल की हाई टेंशन विद्युत लाइन गुनगुनाती हुई बही जा रही है, पर इसकी शक्ति ग्रहण कर सकने वाले यहाँ विद्युत गृह नहीं है। इसको रचनात्मक रूप देने के लिए इंजीनियर नहीं है। कौन आएगा यहाँ इस ऊसर और रे भरे बंध्या धरती के मैले आंचल पर इतिहास का कोई सुनहरा शब्द लिखने? भारत के गांव की सहानुभूति तो सबको प्राप्त है, पर सहयोग कौन दे सकता है? यही विधि दर्शन पाऊं मैं तोरी सकरी दुआरिया। ओहो, नचनियों का बोल है यह तो। सबके सब काली मैया की आरती उतारने जा रहे हैं। शायद देवी सिंह ने इन सबको भी पूरी साग खिलाने का आश्वासन दिया है, तभी तो सबके सब इतना उछल रहे हैं, भूखा पेट लिए मदारी के बंदरों की तरह। सचमुच की खुशी कर्म में नहीं है तो उसका स्वांग ही कर। मैया के दुआरे एक भूखा पुकारे, मैया के दुआरे एक भूखा पुकारे, देहु अन्न घर जाऊं मैया तोरी सकरी दुआरिया। यही विधि दर्शन पाऊं मैया तोरी सकरी दुआरिया। पर काली मैया ने कहाँ से दी, जब धरती मैया ने ही मुंह फेर लिया है। मेरे देश की धरती सोना उगले,
सोना चांदी उगलने वाली धरती अब अन्न के 2 दाने भी नहीं उगल पा रही है। उगले भी कहां से, जब उसकी प्यास ही नहीं बुझ पा रही है। वह पानी मांग रही है, पर देखो बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाएं भटक गई हैं। काली मैया क्या कर सकती है। मेले साहब से कुछ आशा थी। वोट के जमाने में गांव गांव घूमकर कहा करते थे, हमें वोट दीजिए, हम पूरे जिले को दाना पानी से आबाद कर देंगे। कहने के साथ ही उन्होंने ईंट भी मंगानी शुरू कर दी थी। बीच सीमार में ट्यूबवेल लगवाएंगे मेले बाबू। गांव का दुख उनसे देखा नहीं जा रहा है। ट्यूबवेल, हाँ, घंटे भर में पूरी सीमार को भर दे इतना पानी देती है। गांव के सारे मजदूरों को गांव में ही मजदूरी मिल गई थी। खुदाई का काम शुरू हो गया था। नगद मजदूरी देता था ट्यूबवेल का ठेकेदार। लगा था सारा दुख दलिदर। अब भागा कि अब भागा। मेले बाबू वोट जीत गए तो दिल्ली लखनऊ में मीटिंग करने चले गए। इधर ठेकेदार निर्बसिया मजदूरों के 700 रुपए मारकर भाग गया। बेचारे मेले साहब तो अभी मीटिंग से लौटे ही नहीं है। संदेशा गया है उन तक, पर इतनी दूर दिल्ली लखनऊ की बात है, देर तो लगेगी। और अब तो बीच सीमार में ट्यूबवेल का ईंटा पड़ा है, से दूर से ही दिखाई देता। वह रहा है मेले साहब का ट्यूबवेल। गांव के लोग ईंटों का उपयोग चूल्हा बनाने में करने लगे। अमन चैन का दिन होता तो इस तरह टोकरी कुदाली लेकर जाते देखकर कोई छैला अब तक गाने लगता, पर आज हर तरफ अंधेरा है। छैला के गीत और गोरिया के नैना अदृश्य हो गए हैं। सब पर महाकाल का स्याह पर्दा पड़ गया है। ग्वालों की बंसी की लंबी टेर अब नहीं सुनाई देती। इसे सुनकर चढ़ते चढ़ते दूर चली गई गायें वापस मुड़ आया करती थी। 3 साल से किसी ने धान के हरे भरे लहलहाते पौधे नहीं देखे। दादरों की रात भर की टर्रपों नहीं सुनी। हरे भरे गेहूं की पुरवैया में झूमती बालें स्वप्न हो गई। सरसों के बड़े बड़े पौधे हवा में झूमकर धरती माँ को प्रणाम करने वाले। नीलों के क्षेत्र में फैले पीले पीले फूलों का मोहक दृश्य। सारी प्रकृति ही जब नववधू नायिका की भांति सज जाया करती थी। पीली पीली पंखुड़ियों से फैलने वाली भीनी भीनी सुगंध, हार की हार खड़ी ईखों का झूमना, सारे दृश्य एकाएक नेपथ्य में किस अतल गहवर में जाकर तिरोहित हो गए। सचमुच ही दुनिया बदल गई क्या? एकाएक बदल गई। मौला माझी की बैठक में अब गीत के बोल नहीं सुनाई पड़ते। चैता की निदिया जिया लसाने रामा। सारी दोपहरी बैठक में लेटे लेटे चैता गाया करते थे मौला माझी। अब उसी चारपाई पर पड़े पड़े सारे दिन खांसा करते हैं। दमे का मर्ज बढ़ गया है। चारों बेटे एक एक करके परदेश भाग गए। यहाँ क्या खाते बेचारे। उनकी चिट्ठियां आती हैं, किसी तरह जी रहे हैं। बस सिर्फ चिट्ठियां ही भेजते हैं, अपना पता भी नहीं लिखते चिट्ठियों में कि कहीं दादा माँ को ले पकड़ टपक पड़े तो। यहाँ भी यह भी नहीं पूछते कि आप जिंदा हैं, हमारी चिट्ठियां पाते हैं, या यूं ही 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। बहुएं अपने अपन नैहर चली गई हैं। मौला दोनों परानी बैठे बैठे अपने कर्म को रोया करते हैं। टुकुर टुकुर सूखी धरती को ताकते हैं और रोते हैं। धरती माता भी तो रोती है, आप नहीं सुनते? जी हाँ, रात में जब उसके सारे अबोध बच्चे भूख से रोते रोते उसकी छाती पर सिर रखकर सो जाते हैं, वह आंचल पसार कर रोती है। टिटहरी की टेक उसकी वेदना को कुरेद देती है। ओह, कितनी दूर चली आई वह, यही ठीक है। बीच बीच में एक आध खेत ही तो बोए गए, वह भी सिंचाई के अभाव में अधपके ही कटे हैं। उतर बेटा, यहीं बैठ। हे भगवान, धरती कितनी जल रही है। एक आम का पेड़ था, वह भी सूख गई। और चूहों के बिल में क्या चमक रहा है? बालें। हाँ, बालें ही तो हैं, गेहूं की सुनहरी बालें। वह खोदी हुई बिल को। आदमियों से तो ये चूहे ही अच्छे, बिलों में बालें काट कर भर लिए, अब खाए साल भर आराम से। क्या कहा, मारोगे? अरे बाबा, गणेश भगवान के वाहन है ये, जड़ मूल से साफ कर देंगे गणेश भगवान। चौथाई हिस्सा पैदावार का देवता का होता है, इसको नहीं जानते? ओहो, कितनी बालें निकली तनिक सी देर में। अभी देखो कितनी निकलती हैं। कारी डर कर 2 कदम पीछे हट गई। क्या है, सांप? नहीं जी, इस लू में यहाँ कहाँ आएंगे नागराज। छिन छिन छिन, बच्चा रोया। रो ना बेटा, इतनी सारी बालें मिली हैं, जल्दी से बटोर लो, नहीं अभी लंबरदार देख लिए तो आधा बंटवा लेंगे। कारी डरते डरते बिल के पास गई। सब भरम था, कहीं कुछ भी तो नहीं दिखता। उसने फिर हाथ डाला। अरे बाप रे! उसने झटके से हाथ बाहर खींच लिया। काला नाग हाथ में लिपट गया। कूद कर तेजी से भागा। कारी देख रही थी, महाकाल खेत की मेड़ पार कर रहा है। गुस्से में फूंक फूंक करता, टप टप काले मैले हाथों से कत्थई खून टपका। लड़का धूप से बेवाल होकर फिर रो पड़ा। वह उसका
मुंह चूम लेने के लिए लपकी, पर पहुंचने से पहले ही लड़खड़ा गई। उसकी सांस अटकने लगी। लड़का रोता हुआ आकर उसकी छाती पर बैठ गया। वह माँ की छाती का सारा दूध खींच लेना चाहता था। लू का तेज अंधड़ आया और कारी की दशा पर अट्ठास करता हुआ दूसरी तरफ दौड़ गया। कारी की आंखें बच्चे के माथे पर पथरा गई। उसका भाग्य निर्णय करना चाहती हूँ जैसे। धूप से झुलसकर जब बच्चा माँ की छाती पर सिर रखकर चीखने लगा तो आम के ठूंठ पर बैठकर सुस्ताती हुई चील हुई टिहकारी भरती हुई मुंह फेर कर उड़ गई। चीखते चीखते बच्चे का गला फट गया था। उसका सिर माँ की छाती पर झूलने लगा। वह किसान का लड़का था। किसान, सारे देश का पिता, सबको रोटी देने वाला। देवी सिंह के कोटे पर फिर गाया, भारत नगरिया के लइके संदेशवा, भारत नगरिया के लइके संदेशवा, उड़ी जाओ पंछी हमारा पूरा देशवा, बापू से जाके सुनाओ, बापू से जाके सुनाओ।